कल ही जापानीज प्राइम मिनिस्टर तकाची वापस गई हैं जापान, और उनकी जो विजिट थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अपनी छोटी बहन कहा है। ये जो जापान और भारत के रिलेशंस बन रहे हैं, जापान जिसकी मिलिट्री का रीबर्थ हो रहा है और उसका भारत के साथ क्या कनेक्शन है, क्योंकि आप सब जानते हैं जापान सबसे फियर्ड मिलिट्री थी टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ऐसा क्या हुआ वर्ल्ड वॉर के बाद, जापान कैसे 80 साल तक अमेरिकन दबाव में रहा और कैसे वो उससे उभर के आ रहा है और अपनी फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहा है, और भारत के लिए इसमें क्या है इस जापान, इसके ऊपर आज मैं बात करूँगा। जैसा बताया कि 1945 से पहले जापान एक इम्पीरियल किंगडम था, वहाँ पे एक राजा था, और वो इतनी एडवांस्ड उनकी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स थी। उन्होंने कोरिया पे, मंचूरिया पे, चाइना पे और साउथ ईस्ट एशिया में और पैसिफिक के बहुत सारे आइलैंड्स पे कैप्चर कर लिया। जो जापानीज फोर्सेस थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इम्फाल तक आ गई थी ब्रिटिश ट्रूप्स को हराता। भारत तक, बर्मा पूरा उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। इतनी सक्षम थी जापानीज आर्म्ड फोर्सेस। और 1941 में पर्ल हार्बर हुआ, उन्होंने अमेरिका की फ्लीट पे डायरेक्ट अटैक किया, और उसके बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी किया और उनको अपना सरेंडर करना पड़ा। अमेरिका ने अपना रीसेट है वो किया। उसके बाद अमेरिका ने अपने जो मिलिट्री बेसिस हैं वहाँ जापान में बनाने शुरू कर दिए। जापान की अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में अमेंडमेंट्स करवा दी कि वो किसी के और के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अभी ये अमेरिकन दबदबा था। अमेरिका ने जो उनकी आउटसोर्सिंग थी वॉशिंगटन की, उसको जापान को शिफ्ट कर दिया, और जापान से ये भी लिखवा लिया कि वो कुछ भी वेपन्स जो भी बनाएंगे वो अपनी सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए होगा और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें करते हुए उन्होंने अपने बेसिस जापान में स्थापित कर दिए। अब क्या हुआ, अमेरिका जापान में अपने इक्विपमेंट बना के अपने देश में इंपोर्ट कर रहा था। ये चलता रहा करीब सन 2000 तक। उसके बाद धीरे धीरे चाइनीज़ अपनी मिलिट्री को बढ़ाते रहे, और जैसे कि आप जानते हैं चीन और जापान के युद्ध हो चुके हैं पास्ट में। उनको सेंकाकू आइलैंड्स और बाकी कुछ आइलैंड्स को लेके दोनों कंट्रीज़ का एक दूसरे आइलैंड्स के ऊपर क्लेम है, तो ये आपस में इनके पर्सनल रिलेशन दोनों देशों के अच्छे नहीं हैं। और जापानीज़ ने चाइना पे ऑक्यूपाई किया हुआ था, तो उनको उस टाइम की वॉर क्राइम्स की बहुत सारी स्टोरीज चाइनीज़ के मन में भरी हुई हैं। बट 2010 के बाद चीन का जब रुतबा बढ़ने लग गया, नॉर्थ कोरिया ने अपने मिसाइल टेस्ट करने लगी, जो ताइवान के टेंशन्स हैं उसको जब उन्होंने इंटरप्रेट करना किया, और जापान ने बोला भी कि जो आर्टिकल 9 है उसको हमें री इंटरप्रेट करना पड़ेगा। आर्टिकल 9 वही है जिसके तहत 1947 में जापान को अमेरिका ने बोला था कि आप अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए। 2022 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है जापानीज़ नेशनल सिक्योरिटी में। उन्होंने अपनी जो डिफेंस की स्पेंडिंग है उसको डबल करने के लिए डिसाइड किया, और उनकी पार्लियामेंट ने बोला कि 2% जीडीपी हमारी हम डेडिकेट कर रहे हैं अपनी डिफेंस के लिए, और जो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ने लगी। तो जो 5th जनरेशन फाइटर है जो यूके और इटली बना रहा था, उसके साथ जापान ने कोऑपरेट करने की कोशिश की। जापान ने अपने डिस्ट्रॉयर्स बनाने स्टार्ट किए, जापान ने अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने स्टार्ट की, जापान ने अपने ड्रोन्स बनाने स्टार्ट किए। और जो यूक्रेन की लड़ाई हुई उसमें जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। बट असली प्रॉब्लम आई ईरान युद्ध के बाद, या फरवरी 2026 में। इसमें क्या हुआ, जब इनकी 90% इंपोर्ट जापान की गल्फ कंट्री से आती थी ऑयल की, वो ऑयल कहीं ना कहीं अब बंद होना शुरू हो गया। फॉर्चुनेटली जापान के पास करीब 250 दिन का रिजर्व था। बट जापान ने एक चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि अमेरिका जिसने उनको एनर्जी की सिक्योरिटी दी थी और डिफेंस की सिक्योरिटी दी थी, वो इस वक्त पे उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इस युद्ध में जितने अमेरिकन असेट्स जापान में थे, अमेरिका ने उसको खींच के इस ईरान युद्ध में बुला लिया। तो ईरान के युद्ध ने टोक्यो को एक चीज़ सिखा दी है कि उन्हें हर चीज़ के अंदर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अब
इस पूरी स्टोरी में भारत कहाँ आता है? जो उनकी तकाइची जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत आई 2 जुलाई 2026 को। उन्होंने समिट की, आप सबने देखा होगा टीवी में, और हेडलाइंस थी जो फर्स्ट एवर जापान डिफेंस को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक यूनिकॉर्न मास्ट करके एक प्रोजेक्ट है, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना फॉर इंडियन नेवी। तो ये जो यूनिकॉर्न एक मास्ट जो डिसाइड किया दोनों देशों ने बनाने के लिए, ये तो जस्ट एक बिगिनिंग है। बोथ कंट्रीज एग्रीड इन प्रिंसिपल के जो 2+2 मिनिस्ट्रियल एंगेजमेंट होती है, दैट इज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बोथ द कंट्रीज एंड डिफेंस मिनिस्टर्स मीट, इनकी जो 4th विजिट है वो टोक्यो में होगी इस साल के अंत में 2026 में। तो डिफेंस के अलावा दोनों देशों ने इकोनॉमिक पैक्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, emerging technologies, supply chains, pharmaceuticals, clean energy, हाई स्पीड रेल्स, इन सब मुद्दों पे बात की। बट हम इनके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो सिक्योरिटी कॉपरेशन है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये जापान ने एग्री किया है कि जिन जिन स्फीयर्स में उनके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो भारत के साथ शेयर करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ ये ऐसा क्यों। जापान ने क्या किया है, उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है, और उनकी 3 मेजर इंडस्ट्रीज हैं, एक कावासाकी, एक मित्सुबिशी एंड एक IHI। ये 3 मेजर डिफेंस प्रोडक्शन एजेंसीज हैं जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है। इन्होंने बोला है कि अब हम अमेरिकन अम्ब्रेला से हटके अपना सामान खुद बनाएंगे, और इसका एक्सेस, इन तीनों इंडस्ट्रीज का एक्सेस भारत को मिलेगा। तो भारत को एक इंडो पैसिफिक में अपना एक पार्टनर मिल गया, भारत को एक ऐसा देश मिल गया जो कि चाइना को काउंटर कर सकता है पैसिफिक में, और जापान के पास जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और जो उन्होंने अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज्ड बैन लगाया था डिफेंस प्रोडक्शन के लिए, उसको उन्होंने हटा दिया है। जो चाइना की असर्टिवनेस है वो जो मिलिट्री 2+2 का काम है उसके में बहुत काम आएगी। देखने वाली ये बात है कि आने वाले दिनों में जब जापान, जो मैंने आपको बताया इनकी जो 3 मेजर इंडस्ट्रीज हैं जो कि F2 बनाते हैं फाइटर्स, जो कि F-16 जैसे डिज़ाइन पे हैं, F-35 और F-15 की जो फाइनल असेंबली लाइंस हैं उसके बहुत सारे इक्विपमेंट जापान में बनते हैं अमेरिका के बिहाफ पे। जो 5th जनरेशन फाइटर है GCAP स्टेल्थ, उसकी मदद भारत मांग रहा है हमारे एमका प्रोजेक्ट के लिए, जो कि जापान, यूके और इटली के साथ बना रहा है, जिसकी डेट उन्होंने 2035 तक दी है। जो डिस्ट्रॉयर्स हैं नेवी के, वो एजिस डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो भी जापान बना रहा है, और भारतीय नेवी को उन्होंने बोला है कि हम इसको आपको देंगे। जापान जो सबमरीन्स बना रहा है ताइजी और सोरियो क्लास की, वो भी मित्सुबिशी और कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज बनाती हैं, वो भी लिथियम आयन बैटरीज के साथ सबमरीन जो बनती हैं वो भी जापान ने बोला है कि वो भारत के साथ शेयर करेगा। जो मिसाइल्स अपग्रेड हैं, जिससे टाइप 2 मिसाइल्स हैं, सबमरीन मिसाइल्स, हाइपर वेलोसिटी ग्लाइडेड प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्टाइल्स, HVGPs बोलते हैं, जो आइलैंड डिफेंस के लिए हैं, जो इनके हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल्स हैं, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, और बाकी जो उनके टैंक्स हैं जो कि मित्सुबिशी कंपनी बनाती है, ये सब के सब जापान भारत को देने के लिए तैयार हो गया है। और जो उनकी IHI कॉरपोरेशन है जो कि इनके जेट इंजन बनाती है, जिसका 70% शेयर है लीडिंग जेट इंजन बनाने में, वो जो F9 जो फाइटर्स बन रहे हैं इंजन्स जापान में, और जो F7 इंजन्स बन रहे हैं जो इनके फाइटर जेट्स जो जापानीज बना रहे हैं उसमें यूज़ होते हैं, और जो इनका टर्बोफैन इंजन बनाने की जो कंपनी है C2, जिसके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक्स का इंजन लगा है, उसकी कॉर्पोरेशन भी IHI के पास है। तो भारत चाह रहा है कि IHI अब भारत की मदद करे, और भारत में जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग है और जो कावेरी का अपग्रेड है उसमें हमारी मदद करेगा। तो अप्रैल 2026 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली डेट है, अप्रैल 2026, कुछ महीने पहले जापान ने फॉर्मली अपने आप पे जो एक सेल्फ इम्पोज्ड वो लगाया हुआ था आर्म्स एक्सपोर्ट बैन का रूल, वो उन्होंने हटा दिया है। इट मीन्स अब जापान अपने वेपन्स खुद एक्सपोर्ट कर सकता है। और यही नहीं है, ये जो विजिट हुई है जिसमें कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर को भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने अपनी छोटी बहन कहा है, उसके बाद जो चाइना का रिएक्शन है वो बहुत ही तीव्र था। वो
चाइना इस जो बॉन्डिंग है दोनों देशों के बीच में उसको लेकर इतना खुश नहीं है। वो कह रहा है कि रीजनल सिक्योरिटी में इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, ये जो भी कॉपरेशन रहती है चाइना उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। और जो भारत जो अपने मिसाइल्स एंड वेपन्स चाहे वो इंडोनेशिया को दे रहा है, चाहे वो वियतनाम को दे रहा है, अब वो जापान के साथ मिलिट्री कॉपरेशन करेगा, ये सब चीन की नेबरहुड में है और इससे चीन बहुत हद तक परेशान है। अब ये प्रश्न ये आता है कि भारत को जब चीन इस जॉइंट कॉपरेशन को देखता है तो वो ये देखता है कि ये एक कंटेनमेंट है हमारे लिए, और हम कहीं जब जापान अगर राइज कर गया मिलिटरीली तो हमारे को चैलेंज ना करे अगर ताइवान की ऑपरेशंस होएगी। तो ये जो कॉपरेशन है भारत की, ये जो नेवल यूनिकॉर्न के अलावा है, और जो जॉइंट स्टेटमेंट्स जो दोनों प्रधानमंत्रियों ने बोली है, ये एक बहुत अहम चीज़ है। और आने वाला दिनों में चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हों, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो क्लीन एनर्जी हो, चाहे वो हमारी नीश मैन्युफैक्चरिंग हो, इसके अलावा जो डिफेंस के लिए हमारे को जो सामान चाहिए उसमें बढ़ चढ़ के जापान हमारी मदद करेगा। तो आपने देखा कि जापान जिसको पूरा डिसआर्म कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसके हिरोशिमा और नागासाकी के ड्रॉप के बाद उनकी आर्टिकल जो वो था उसको उन्होंने अमेंड करा दिया था। 1952 तक मैकार्थर जो कि एक यूएस के जनरल थे वो जापान पे रूल करते थे और जापान को एक ऐसा कंट्री बना दिया जो कि युद्ध करने के लिए सक्षम ही नहीं था। अब अप्रैल 2026 से उभर के बाहर निकल रहा है और इस वक्त उन्होंने भारत का हाथ थामा है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त क्या जापान आगे बढ़ जाके जो उन्होंने अपना आर्टिकल 9 है जो उन्होंने अपने ऊपर एक और बंदिश लगाई हुई है कि हम सिर्फ सेल्फ डिफेंस फोर्स बनाएंगे, आर्म फोर्स नहीं बनाएंगे, उसको क्या उसको हटाना चाहिए। और दूसरा, ये भारत के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है क्या कि भारत एक एशिया का नया डिफेंस हब बनता जा रहा है। आप इन चीज़ों पे मेरे को बताइए, मैं आपके व्यूज़ और कमेंट्स की वेट करता रहूँगा। देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।